हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान आईएएस। अधिष्ठान आईएएस में आपका स्वागत है। देखिए, आज से इंडियन एक्सप्रेस की 2 क्लासेस हो रही हैं। एक स्पेशली डिजाइन फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, उसके अंदर हम एडिटोरियल्स डिस्कस करते हैं, मेंस के रेस्पेक्ट में किस तरह से न्यूज आती है वो डिस्कस करेंगे। और एक प्रीलिम्स की अलग से क्लास यहाँ पर होगी, राइट। प्रीलिम्स की क्लास जो होगी दैट विल बी फ्रॉम द 11 AM टू 12 PM, और जो मेंस का क्लास होगा वो 8:15 AM से स्टार्ट होगा, राइट। तो हम यहाँ पे प्रीलिम्स का क्लास आज यहाँ पर लेकर आए हैं आपके सामने। कल से ये क्लास जो होगा वो 11 AM पर ये क्लास होगा, राइट। चलिए, तो लेट्स अंडरस्टैंड। पहला जो टॉपिक है हमको केरलम डिस्कस करना है, ठीक है। केरलम क्या है, इसके अंदर ये समझिए कि केरला की लेजिस्लेटिव असेंबली ने अभी एक अनएनिमसली एक रेजोल्यूशन पास करा है, ठीक है। जून 24 को, पहले भी कर चुके हैं, जून 24 को उन्होंने रेजोल्यूशन पास करा है कि भाई हम केरला नाम से हमको अच्छा नहीं लग रहा, हमको केरला की जगह केरलम नाम रखना है। बिकॉज ऑफ इस हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस केरलम नाम हमको इसके अंदर रखना है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब इस आर्टिकल के अंदर हम ये देखेंगे क्या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली क्या अपना नाम चेंज कर सकती है, किसी स्टेट का नाम चेंज कर सकती है। क्या प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी स्टेट का नाम चेंज करने के लिए, राइट। तो यहां पर हम बेसिकली आर्टिकल 3 को पढ़ेंगे, आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अंदर अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले हम न्यूज समझ लेते हैं। केरला असेंबली ऑन मंडे दैट इज जून 24 अनएनिमसली पास्ड द रेजोल्यूशन अर्जिंग द सेंटर टू रीनेम द स्टेट एज अ केरलम इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा नाम चेंज करके केरलम यहाँ पर रखना होगा। तो पहले इसकी केरला की स्टोरी समझ लेते हैं। देखो भाई, पहले केरला जो था वो कोई एक स्टेट नहीं था, राइट। पहले प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे अंग्रेजों के टाइम पर, ठीक है। अंग्रेजों के जमाने में प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे। तो 2 प्रिंसली स्टेट थे, एक थी कोचिन और एक ट्रवनकोर। ट्रवनकोर, राइट। 2 प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे। अब जब 1947 के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट होगा तो ये दोनों प्रिंसली स्टेट भारत के अंदर आ जाएंगे। और इन दोनों प्रिंसली स्टेट को हम मिलाकर त्रवणकोर कोचीन नाम की एक स्टेट बना देंगे। त्रवणकोर कोचीन नाम की एक स्टेट यहाँ पर बना दी जाएगी, राइट। तो यहाँ पर आप यहाँ पर देखो कि ये है कोची, इसको कोचिन भी बोलते थे, कोची भी बोलते थे, और ये ट्रवनकोर, राइट। ये दोनों स्टेट्स को मिलाकर एक ट्रवनकोर कोचिन स्टेट बना दी जाएगी 1949 के अंदर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। फिर इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर अब कुछ मलयालम लोग थे और कुछ तमिल लोग भी थे, ठीक है। जो तमिल भाषी थे और कुछ मलयालम भाषी थे। तो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो होता है उसने डिसाइड करता है कि भाई लैंग्वेज के बेसिस पे हम क्या करेंगे, लैंग्वेज के बेसिस पे हम स्टेट को बांट सकते हैं, ठीक है। स्टेट्स जो है उनको फॉर्म कर सकते हैं लैंग्वेज के बेसिस पे। तो यहाँ पे सैयद फजल अली कमीशन जो थे उन्होंने कहा कि हम त्रवणकोर और कोचीन को मिलाकर जो त्रवणकोर कोचीन स्टेट बना है, ठीक है। इसके अंदर कुछ एरिया जो है वो मलयालम स्पीकिंग है, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम केरला बनाएंगे। और कुछ एरिया जो होगा इसके अंदर से कुछ एरिया जो है वो तमिलनाडु को दिया जाएगा, उसके वो कुछ एरिया को अलग रखा जाएगा और वो बाद में जाकर तमिलनाडु बन जाता है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ पर आप देखिए, कमीशन अंडर द सैयद फजल अली रिकमेंडेड इंक्लूजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मालाबार एंड द तालुक ऑफ द कसारगो टू द मलयालम स्पीकिंग पीपल स्टेट। और यही जाकर आगे चलकर केरला बन जाएगा और उस एरिया में से कुछ कुछ पार्ट जो था वो तमिलनाडु का पार्ट हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। द स्टेट ऑफ केरला केम इनटू बीइंग ऑन नवंबर 1st 1956, राइट। तो केरला की हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाए तो इस तरह से आप इसके अंदर कर सकते हैं। अब आते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पे। आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमको इसके अंदर पढ़ना है, क्योंकि स्टेट का किसी भी स्टेट का नाम चेंज करने के लिए या फिर किसी भी स्टेट का एरिया चेंज करने के लिए, 2 स्टेट्स को आपस के अंदर मिलाने के लिए, स्टेट का बाउंड्री चेंज करने के लिए, स्टेट का कोई एरिया इंक्रीज करने के लिए या फिर डिक्रीज करने के लिए, इन सब के लिए हमको आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के पास जाना पड़ेगा। आर्टिकल 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से पूछेंगे कि भाई साहब ये काम कैसे करें। तो यहाँ पर देखिए, इंक्रीज द एरिया ऑफ द स्टेट, ठीक है, or diminishing the area of a state, alter the boundary of the state, alter the name of the state, uniting 2 or more state, form a new state by separation of private territory from any state। इन सब के लिए हमको आर्टिकल 3 के पास जाना होता है। और आर्टिकल 3 कहता है कि ये काम मैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को नहीं दे रहा, ये काम मैं दे रहा हूं पार्लियामेंट को। समझ में आ रहा है? तो पार्लियामेंट के पास ये पावर है, ये जो चेंज वेंज करने की पावर जो है ना वो पार्लियामेंट के पास है। अब ये कैसे किया जाता है और स्टेट का इसमें क्या इंटरफेरेंस रहता है, ये हम इसके अंदर समझते हैं। तो मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा कि इस स्टेट का मान लो कुछ किसी स्टेट का जो है ना वो नाम चेंज करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगा, फर्स्ट फॉर एग्जांपल मैंने इसके अंदर एक एग्जांपल दिया है, वेस्ट बंगाल का नाम चेंज करना है, पश्चिम बंगाल रखना है, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहले सेंटर बोलेगा भाई मेरे को नाम चेंज करना है एक स्टेट का, वेस्ट बंगाल की जगह उसको पश्चिम बंगाल रखना है।
तो सबसे पहले इसको प्रेसिडेंट के पास जाना पड़ेगा, प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन इज रिक्वायर्ड। तो मतलब अगर सेंटर किसी स्टेट का नाम चेंज करना चाहता है तो उसको प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड। तो प्रेसिडेंट के पास ये जाता है, प्रेसिडेंट बोलता है भैया देखो आपको नाम चेंज करना है स्टेट का, तो पहले मेरी परमिशन लेनी पड़ेगी, मेरी प्रायर रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी। तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी ठीक है भाई, अगर आपकी परमिशन लेनी पड़ती है तो आप दे दीजिए, प्लीज गिव मी द परमिशन। ठीक है, तो यहां पर प्रेसिडेंट बोलेगा रुको रुको भाई, अभी इतनी जल्दी तुमको परमिशन नहीं मिल सकती, मेरे को एक बार स्टेट लेजिस्लेचर कंसर्न से पूछना होगा, जैसे वेस्ट बंगाल की स्टेट लेजिस्लेचर से पूछना पड़ेगा कि आप नाम चेंज करवाना चाहते हो कि नहीं करवाना चाहते। आर यू गेटिंग दिस वन? तो ये जाएगा, ये चिट्ठी जाएगी इसके पास स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ वेस्ट बंगाल, और वहां पे मिलेंगी ममता दीदी। ठीक है, तो ममता दीदी से पूछा जाएगा कि भाई आप चेंज करना चाहते हो क्या। अगर मान लीजिए कहती है नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल चेंज नहीं करना चाहती, वेस्ट बंगाली ठीक है, राइट। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर प्रेसिडेंट के पास पावर है कि इनकी बात माने कि नहीं माने। ठीक है, यहाँ पे प्रेसिडेंट ऐसे भी कह सकते हैं इट डजंट मैटर। ठीक है, इट डजंट मैटर, हमने तो सिर्फ आपसे पूछने के लिए पूछा था, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर से सिर्फ पूछने के लिए पूछाना होता है। ठीक है, बाकी उसका कोई ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि ये कंप्लीटली पावर टू अल्टर द बाउंड्री, टू चेंज द नेम ऑफ द स्टेट, दो यूनिट, दो स्टेट्स को मिलाना, एक स्टेट से दो स्टेट बनाना, या फिर स्टेट का एरिया बढ़ाना, स्टेट का एरिया कम करना, ये सारी पावर पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो देखो आर्टिकल 3 ले डाउन टू कंडीशन इन दिस रिगार्ड। वन, अ बिल contemplating the above changes can be introduced in the parliament only with the prior recommendation of president, जो मैंने आपको बताया। बिफोर रिकमेंडिंग द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के किसके पास जाना पड़ेगा, स्टेट लेजिस्लेचर के पास जाना पड़ेगा, जिससे कि उसका एक व्यू मिल सके, स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर उसका व्यू मिल सके। ठीक है, प्रेसिडेंट ऐसा, ये स्पेसिफाइड टाइम पीरियड प्रेसिडेंट डिसाइड कर सकता है, और कोई टाइम पीरियड मान लो एक्सटेंड करना है तो वो प्रेसिडेंट एक्सटेंड कर सकता है। अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उस टाइम पीरियड के अंदर नहीं बोलती है, कुछ भी नहीं बोलती है भैया, चुप हो जाती है कि हमको पता नहीं है, राइट, तो ये पूरा का पूरा प्रेसिडेंट की प्रेरोगेटिव में आ जाता है, प्रेसिडेंट जो चाहेगा फिर वो कर देगा। अगर वो कुछ बोल भी देती है तो भी प्रेसिडेंट को जो मर्जी आएगा वो करेगा। बस स्टेट लेजिस्लेचर से खाली बार एक ऐसे हिला के ऐसे पूछना होता है कि भैया तुम क्या चाहते हो, बोले हम कुछ नहीं चाहते तो भी बढ़िया है, कुछ चाहते हैं तो भी बढ़िया है, और नहीं चाहते तो भी बढ़िया है, राइट। I hope this is clear to everyone. The president may extend the time limit so specified. If the state legislature failed to express the opinion within the stipulated time limit, then it is deemed that it is expressed its views. ठीक है, the president or parliament is not bound to by the views of the state legislature, may either accept or reject them even if the views are received in the time। अगर टाइमली भी अगर वो दे दिया है तो प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट बाउंड नहीं है, उसके जो प्रेसिडेंट की मर्जी होगी वैसा ही होगा। तो मतलब होली एंड सोली पार्लियामेंट के ऊपर ये क्या है, पार्लियामेंट के ऊपर के ऊपर ये एक तरह से क्या है, पार्लियामेंट की पावर के अंदर आता है कि स्टेट का नाम चेंज करना है कि नहीं करना। हाउएवर इन द केस ऑफ यूनियन टेरिटरी इट इज नॉट नेसेसरी टू ऑब्टेन द व्यू ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी का नाम तो आराम से चेंज कर सकती है पार्लियामेंट, उसमें तो पूछने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर से तो पूछने की जरूरत थी स्टेट का नाम चेंज करने के, पर यूनियन टेरिटरी का नाम चेंज करो यूनियन टेरिटरी से तो पूछने की भी जरूरत नहीं है, राइट। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा, इट इज दस क्लियर दैट द कॉन्स्टिट्यूशन अथोराइजेज द पार्लियामेंट टू फॉर्म द न्यू स्टेट और अल्टर द एरिया बाउंड्री और द नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट विदाउट देयर कंसेंट। ठीक है, उनका कंसेंट हो ना हो, ठीक है, कुछ बोले ना बोले, बिल्कुल चुप हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इन अदर वर्ड्स पार्लियामेंट कैन रीड्रॉ द पॉलिटिकल मैप ऑफ द इंडिया अकॉर्डिंग टू इट्स विल। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई देखिए स्टेट जो है ना उसका कोई भरोसा नहीं है। आज एक स्टेट है उसके दो टुकड़े करके दो स्टेट बना दिए। ठीक है, एक स्टेट है दूसरे स्टेट का मिलाकर एक बड़ा बड़ा स्टेट बना दिया। तो स्टेट जो है वो डिस्ट्रक्टेबल है भारत के अंदर, उनको डिस्ट्रक्ट करा जा सकता है, उनको तोड़ के दूसरा स्टेट बनाया जा सकता है, उनको जोड़ के दूसरा स्टेट बनाया जा सकता है, इस तरह से। पर यूनियन जो है वो इनडिस्ट्रक्टेबल है, इसीलिए एक लाइन यूज करी जाती है, एन इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ द डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स, बिकॉज डिस्ट्रक्टेबल स्टेट यहां पर कहां से आ रहा है, आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से आ रहा है, राइट। चलिए नेक्स्ट जो है आपको डिस्कस करना है पॉइंट, वो है प्रोटम स्पीकर। प्रोटम स्पीकर क्या होता है ये अपन इसके अंदर अंडरस्टैंड करते हैं। अभी ये न्यूज के अंदर इसलिए आ गया है क्योंकि अभी मेहताब जी को स्पीकर बना दिया गया है, प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, जबकि बनना था किसको, के सुरेश को। अब ऐसा कैसे बनना था, क्या था, तो कांग्रेस जो है उसको बहुत ज्यादा अपोज कर रही है। कांग्रेस बोल रही है क्योंकि के सुरेश जो है दलित है इसलिए आपने उनको नहीं बनने दिया। तो प्रोटेम स्पीकर होता क्या है ये मैं आपको इसके अंदर बता दूं। देखो भाई, जैसे अभी इलेक्शंस हुए लोकसभा के, ठीक है, लोकसभा के इलेक्शन हो, लोकसभा के अंदर नए नए एमपी आए,
अब नए नए एमपी बने, इसके अंदर जब तक एमपी नहीं बनेगा पार्लियामेंट के अंदर, उसके पास पावर नहीं आएगी जब तक कि वो शपथ नहीं ले ले, ओथ ना ले ले। अब उसको ओथ कौन दिलाए, कोई भी नहीं है सदन के अंदर, तो ठीक है, सदन तो डिसॉल्व हो गया था, इलेक्शन से पहले सदन डिसॉल्व हो गया था, तो अब कोई नहीं है ओथ दिलाने के लिए। तो एक ऐसा होता है, एक स्पीकर प्रोटेम होता है। स्पीकर प्रोटेम क्या है? स्पीकर प्रोटेम मतलब ये होता है कि एक आदमी को खड़ा होना पड़ेगा, कोई जिसको हम टेम्परेरी पीरियड के लिए हम क्या करेंगे, स्पीकर बनाएंगे, और वो सबकी ओथ दिलवाएगा, प्राइम मिनिस्टर की ओथ भी दिलवाएगा और सबकी ओथ दिलवाएगा, राइट। और ओथ दिलवाने के बाद फिर वो डिसॉल्व हो जाएगी वो पावर, फिर स्पीकर चुना जाएगा। समझ में आ रहा है? स्पीकर चुना जाएगा और स्पीकर चुनने के बाद क्या हो जाएगा, स्पीकर चुनने के बाद फिर वो स्पीकर काम करेगा। तो प्रोटेम स्पीकर क्या है? प्रोटेम स्पीकर का यही काम है कि भैया ओथ दिलवा दो हमें, ठीक है। ओथ दिलवाने के बाद सब एमपी बनेंगे और सब एमपी बनने के बाद फिर स्पीकर को, जो परमानेंट स्पीकर है, उसको चुनेंगे, ठीक है। तो प्रोटेम स्पीकर इस तरह से होता है, राइट। तो यहाँ पर ये देखिए, प्रोटेम स्पीकर एज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, द स्पीकर ऑफ द लास्ट लोकसभा वेकेट्स हिज ऑफिस इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा। अब इस केस के अंदर अब भाई ओथ कौन दिलवाएगा? ओथ नहीं दिलवाएगा जब तक कोई एमपी नहीं बन पाएंगे, और एमपी नहीं बन पाएंगे जब तक इलेक्ट नहीं कर पाएंगे स्पीकर को। तो उसके लिए एक टेम्परेरी स्पीकर यहाँ पर होता है, स्पीकर प्रोटेम। Therefore, the president appoints a member of the Lok Sabha as the speaker pro tem, ठीक है। यूजुअली यहाँ पर सीनियर मोस्ट मेंबर को देखा जाता है, सेलेक्टेड फॉर दिस सीनियर मोस्ट मेंबर के कौन के कितने कितने दिनों से, कोई मान लीजिए कोई 10 साल से, कोई मान लीजिए 10 साल से लोकसभा के अंदर है, कोई मान लो 20 साल से लोकसभा के अंदर है, कोई मान लो 30 साल से लोकसभा के अंदर है, ठीक है, बार बार एमपी बन करा रहा है, तो इसको बोला जाएगा कि भैया आप बन जाओ प्रोटेम स्पीकर, राइट। आई होप यू आर गेटिंग दिस वन। तो सबसे जो अगर आप देखेंगे सीनियर मोस्ट मेंबर होगा वो सेलेक्ट किया जाएगा इसके लिए। देखिए, प्रेसिडेंट हिमसेल्फ एडमिनिस्टर्ड ओथ टू द स्पीकर प्रोटेम, ठीक है। प्रेसिडेंट खुद उसको ओथ दिलवाता है स्पीकर प्रोटेम को। ऐसे पूछा जा सकता है स्पीकर प्रोटेम को ओथ कौन दिलवाता है? द स्पीकर प्रोटेम हैज ऑल द पावर ऑफ द स्पीकर, सब पावर होती है स्पीकर की। ही प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा। हिज मेन ड्यूटी ये है कि सबको शपथ दिलाए, शपथ दिलाने के बाद वो भी टाटा बाय बाय कर देता है, बिकॉज नए स्पीकर के इलेक्शंस वहां पर होते हैं फिर, राइट। ही आल्सो इनेबल द हाउस टू इलेक्ट द न्यू स्पीकर, ठीक है। व्हेन द न्यू स्पीकर इज सिलेक्टेड बाय द हाउस, द ऑफिस ऑफ द स्पीकर प्रो टेम सीज टू एग्जिस्ट, वो टाटा बाय बाय करके निकल लेता है, राइट। हिज मेन ड्यूटी इज टू एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ द न्यू मेंबर्स, न्यू मेंबर्स के ओथ को होता है, इसलिए उसका ऑफिस जो होता है दैट इज नॉट परमानेंट, हिज ऑफिस इज टेम्परेरी ऑफिस, ठीक है, और कुछ ही दिन के लिए रहता है। तो अब यहाँ पर कांग्रेस को क्या दिक्कत हो गई है? कांग्रेस ऐसे बोल रहे हैं कि भर्तृहरि मेहताब जो है, ठीक है, उनको प्रोटेम स्पीकर बना दिया गया है, प्रेसिडेंट के द्वारा इनको अपॉइंट कर दिया गया है, जबकि अपॉइंट किसको किया जाता है? सबसे सीनियर मोस्ट वाले बंदे को अपॉइंट किया जाना चाहिए। सीनियर मोस्ट, अभी सबसे मोस्ट सीनियर एमपी जो है वो है कोडिकुनिल सुरेश, ठीक है, वो कांग्रेस के हैं। तो उनको ना करके इन्होंने क्या करा है, इन्होंने मेहताब जी को कर दिया है, जो कि 7 टाइम एमपी है उड़ीसा से। सुरेश जी इज एन 8 टाइम एमपी फ्रॉम द केरला। तो ये इसके अंदर बोला गया कि भाई देखो गवर्नमेंट जो है वो एंटी दलित है और ये सब चीजें हैं, ऐसा सा ये सब चीजें बोला गया है, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। प्रो टाइम स्पीकर क्यों न्यूज के अंदर है और क्या इसके अंदर आपको देखना है, ये आप इसके अंदर समझ सकते हैं। चलिए, एक और है व्हाट इज एनिमी एजेंट ऑर्डिनेंस, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एनिमी एजेंट ऑर्डिनेंस की चर्चाएं बहुत हो रही है, तो क्यों चर्चा हो रही है पहले ये समझेंगे, और एनिमी एजेंट ऑर्डिनेंस होता क्या है ये भी हम आपको इसके अंदर बताएंगे, राइट। तो सबसे पहले समझो, जम्मू एंड कश्मीर के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी जो है आर स्वैन, उन्होंने संडे को कहा है कि जो भी मिलिटेंट्स हैं उनको मदद करता हुआ मिल गया जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, तो उसको क्या करेंगे, उसको हम एनिमी एजेंट्स ऑर्डिनेंस 2005 से हम उसको इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को क्या करेगी, उसको इस लॉ के अंदर डालेगी, राइट। और ये लॉ जो है ना बड़ा ही ड्रैकोनिक लॉ है, ठीक है। ये अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट से भी भयंकर स्ट्रिंजेंट है, ठीक है। तो इसके अंदर कोई वकील नहीं रख सकते आप, सारे प्रोविजंस के अंदर बताएंगे आपको, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ पर देखिए, इसके अंदर इतना लॉ इतना स्ट्रिंजेंट है कि यहाँ पर कैपिटल पनिशमेंट, डेथ सेंटेंस भी यहाँ पर दे सकते हैं इस लॉ के अंदर, अगर आपको इन्वेस्टिगेट करा जाएगा तो, राइट। तो अभी ये कहा है जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने कि भाई जो भी लोग मिलिटेंट्स का सपोर्ट कर रहे हैं, मिलिटेंट्स को शरण दे रहे हैं या फिर उनकी कोई मुखबरी कर रहे हैं, राइट, तो उनको क्या करा जाएगा, एनिमी एजेंट ऑर्डिनेंस के अंदर तहत उनको इन्वेस्टिगेट करा जाएगा, राइट। तो देखो व्हाट इज एनिमी एजेंट ऑर्डिनेंस। अब यहाँ पे ऑर्डिनेंस वर्ड है, आपको लग रहा होगा ऑर्डिनेंस मतलब वही ऑर्डिनेंस जो आप समझ रहे हैं, ठीक है, पर वो ऑर्डिनेंस नहीं है, राइट। ऑर्डिनेंस ये एक लॉ ही है, पर इसका नाम ऑर्डिनेंस इसलिए दिया है क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पहले जब डोगरा महाराज हुआ करते थे, ठीक है, तो यहाँ पर वो ऑर्डिनेंस लॉ को ऑर्डिनेंस बोलते थे। ये है तो लॉ ही,
बट इसका नाम ऑर्डिनेंस है, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर एनिमी एजेंट ऑर्डिनेंस was first issued in 1917 by then Dogra Maharaj of Jammu and Kashmir. It referred to an ordinance since laws made during the Dogra रूल were called ordinance, इसलिए इसको ऑर्डिनेंस बोल रहा है। ये वो ऑर्डिनेंस नहीं है जो आप इसके अंदर समझ रहे हैं, ठीक है, जो पार्लियामेंट जब फंक्शन में नहीं होती है तब जाकर एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो जो ऑर्डिनेंस निकालते हैं, वो वाला ऑर्डिनेंस नहीं है, राइट। ये ऑर्डिनेंस मतलब लॉ ही है, पर इसका नाम ही ऑर्डिनेंस है, एनिमी एजेंट ऑर्डिनेंस। तो दिस इज नॉट ऑर्डिनेंस, दिस इज लॉ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। तो यहाँ पर देखिए 1917 के अंदर जम्मू एंड कश्मीर एनिमी एजेंट ऑर्डिनेंस यहाँ पर पहला सबसे पहले इशूड हुआ था, राइट। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डिनेंस, इस ऑर्डिनेंस में देखिए ये लिख रखा है, कोई भी अगर मान लो एनिमी का एजेंट है, ठीक है, एनिमी उसका एजेंट की तरह भूमिका निभा रहा है, विद एन इंटेंट टू एड द एनिमी, conspire with any other person to any act which is designed or likely to give assistance to the enemy। अगर एनिमी वो किसी भी तरह से कर रहा है तो उसको रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट मिलेगा, 10 साल तक वो जो एक्सटेंड हो सकता है, एंड शैल बी लायबल टू द फाइन, फाइन के लिए लायबल होता है, और पनिशेबल विद द डेथ, डेथ पेनल्टी भी उसको मिल सकती है। इस तरह से ऑर्डिनेंस की लैंग्वेज, इस तरह से लॉ की लैंग्वेज यहाँ पर बोलती है, राइट। ट्रायल अंडर द एनिमी एजेंट ऑर्डिनेंस कंडक्टेड बाय द स्पेशल जज, एक स्पेशल जज होता है, उस वो उसको क्या करता है, इसके अंदर उस ट्रायल्स को वो देखता है, ठीक है। हु इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट की कंसल्टेशन में गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करती है उस स्पेशल जज को, और स्पेशल जज जो होता है वो ट्रायल को देखता है, राइट। अंडर द ऑर्डिनेंस अक्यूज्ड कैन नॉट एंगेज ए लॉयर, कि एक आप कोई वकील भी नहीं रख सकते, इसके अंदर वकील नहीं रख सकते, बिल्कुल डिफेंड करने के लिए आपके पास कोई वकील नहीं है। In any proceeding before the special judge and in the proceeding before a judge reviewing under the section 9, the proceeding of the special judge, when the special judge or the reviewing judge grants permission in this behalf, a person accused of an offense triable under this ordinance may be defended by a pleader। जब ये लोग अलाउ कर देंगे स्पेशल जज, ठीक है, या स्पेशल जज जो है, राइट, वो अलाउ कर देंगे तो उसको डिफेंड कर सकता है बाय प्लीडर, ठीक है। तो जो ऑफेंस पर्सन जो एक्यूज्ड है वो प्लीडर से क्या कर सकता है, उसको अपने को डिफेंड करवा सकता है, राइट, अगर ये अलाउ कर दे। अदरवाइज आप कोई भी क्या है, कोई भी लायर यहाँ पर हायर नहीं कर सकते, ठीक है। There is no provision for appeal, कोई अपील का प्रोविजन नहीं है against the verdict, and the decision of the special judge can only be reviewed, सिर्फ रिव्यू किया जा सकता है किसके द्वारा, by a person chosen by the government from the judges of the high court, and the decision of that person shall be final, वो फाइनल होगा, ठीक है। तो जज, कोई भी जज जो है, हाई कोर्ट का जज जो है, उसको चूज करा जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा ही चूज करा जाएगा, और वो फैसला देगा, वो अंतिम फैसला होगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। स्पेशल जज ने कहा, स्पेशल जज ने कहा कि इसको फांसी लगा दो, उस तो उस जजमेंट को रिव्यू करा जा सकता है बाय सम अनदर जज, जो कि हाई कोर्ट का जज होगा, अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। उसका जो डिसीजन होगा, बोलेगा हाँ भाई लगा दो, तो वो फाइनल होगा। The ordinance also bars any disclosure or publication of the case tried under it, ठीक है। जो भी कोई पब्लिकेशन कोई करेगा इसके केस का, केस जो भी है उसका पब्लिकेशन या फिर उसको डिस्क्लोज करेगा, उसको भी पनिशमेंट यहाँ पर मिलता है, राइट। तो यहाँ पर लिख रखा है एनी पर्सन हु विदाउट द प्रीवियस अथोराइजेशन ऑफ गवर्नमेंट, बिना गवर्नमेंट के अथोराइजेशन के अगर मान लीजिए डिस्क्लोज करता है या फिर पब्लिश करता है किसी इंफॉर्मेशन को रिलेटेड टू द प्रोसीडिंग, इस प्रोसीडिंग से रिलेटेड, तो उसको 2 साल की सजा मिलेगी, shall be punishable with the imprisonment of a term which may be extended to the 2 years or the fine or which both according to ordinance, ठीक है। तो आप इसकी पब्लिश भी नहीं कर सकते चीजें, राइट, है ना। कोई भी केस का पब्लिकेशन भी आप नहीं कर सकते। अगर आप पब्लिकेशन करते हैं बिना ऑथराइजेशन ऑफ गवर्नमेंट के, तो फिर क्या होगा, आपको 2 साल की सजा यहाँ पर मिल सकती है। आई होप दिस इज क्लियर। इसके साथ आज की क्लास में खत्म करता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं अधिष्ठान आईएएस अभी नया एथिक्स कोर्स लेकर आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है ये। फीस बहुत ही ड्रेस्टिकली रिड्यूस हो गई है। एक समय पे मैंने 5300 रुपीज का कोर्स निकाला था ये, आज के टाइम पर डेट पर ये फीस 3700 है, प्लस के अंदर एक पॉलिटी का कोर्स भी मिल रहा है आपको, ठीक है। पॉलिटी का कोर्स, मॉड्यूलर कोर्स भी यहाँ पर प्रोवाइड करा जा रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो काइंडली। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।